सोशल साइंस जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट से लेकर 20 जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू मोड में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में हाई स्कोर करना चाहते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आपके ओवरऑल सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री इन सभी की जो वीडियो है एमसीक्यू सीरीज की वो मैंने आपको चैप्टर वाइज अलग से प्रोवाइड कराई है। और इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन तो आप जानते हो चल ही रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना ताकि आपको काफी हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। हिंद स्वराज काफी इंपॉर्टेंट थी और जैसी नाम पता चलता है तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें तुक्का भी लगाते हो तो आपकी प्रेफरेंस ज्यादातर महात्मा गांधी जी ही होंगे, तो यहां पर आप एब्सोल्युटली राइट हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन 1916 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द डैश। तो जैसा कि आप जानते हो वो था ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। थोड़ा बहुत अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूं तो देखिए गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह का मूवमेंट था उसकी शुरुआत भी चंपारण से हुई थी। चंपारण आप कह सकते हो बिहार के अंदर एक जगह है जहां पे नील प्लांटेशन को लेके काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था वहां के पीजेंट्स को लेके, यानी कि ब्रिटिश जो थे उनके ऊपर टैक्स कुछ ज्यादा ही लगा रहे थे। तो ऐसे में गांधी जी ने वहां पे सेटलमेंट करवाई थी, तो इसलिए वो उनका फर्स्ट मूवमेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। इतना बढ़िया ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो चल रहा था, इतनी इसने ग्रोथ पा ली थी, बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को ये जो मूवमेंट था वो कॉल ऑफ करना पड़ा था, यानी कि वापस लेना पड़ा था। तो उसका मेन रीजन था वो था चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरा चोरी एक जगह है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो आम जने थे, जो पुलिस वाले थे, उनके बीच में आप कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी जिसमें कुछ लोगों की वहां पे डेथ भी हो गई थी। और यहां तक कि गांधी जी के ऊपर देशद्रोह भी मुकदमा ये चलाया गया था और उनको जेल भी जाना पड़ा था इस केस के अंदर। सो दैट्स द रीजन कि उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसे कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सिविल डिसओबीडियंस इन पेशावर। तो सिविल डिसओबीडियंस जो था उन्हें कौन लीड कर रहा था? पेशावर। पेशावर आज के समय पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 से पहले तो वो इंडिया का ही पार्ट था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक लीडर थे जिनको आप कह सकते हो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वेयर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से 1918 के बीच में था। तो ऐसे में कुछ रीजंस के बारे में बात की गई है। देखो पहला ये था कि एक तरीके से बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था गांव के लोगों के बीच में, क्योंकि उन्हें जोर जबरदस्ती रिक्रूटमेंट दी जा रही थी, यानी कि आर्मी में भेजा जा रहा था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो थी वो इंक्रीज की जा रही थी और जो टैक्स था वो भी काफी, क्योंकि ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, यहां से टैक्स लेके सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने। सो दैट्स द रीजन ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन डैश। तो देखिए अगर आप एग्जाम में ये पढ़ के चले जाओ कि 1950 इज द राइट आंसर तो ठीक है, आप काफी हद तक सही हो, लेकिन एग्जामिनर समटाइम क्या होता है कि थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है। अब वो आपको 1915 कॉमन रख देगा, वो मंथ में आपको कंफ्यूज कर देगा। तो मंथ के साथ आपको याद रखना है जनवरी 1915। यहां तक कि इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी ऐड हो सकता है कि वो कहां से रिटर्न आए थे, मतलब कहां से आए थे। तो वो साउथ अफ्रीका से आए। तो साउथ अफ्रीका में क्या चला था, जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, यानी कि काले गोरों के बीच में जो भेदभाव होता था वहां पे, तो उनके खिलाफ उन्होंने वहां पे काफी ग्रेटेस्ट आप कह सकते हो अचीवमेंट दिलाई थी उस जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे रिफॉर्म करने में, उसमें सुधार लाने में। ठीक है, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस। तो जलियांवाला बाग आप कह सकते हो एक ब्लैक डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, जो कि 1919 में हुआ था, जहां पे एक जनरल डायर थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी हमारे लोगों के ऊपर एक सभा के ऊपर। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हमें देखने मिलता है 1919 में। आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा मूवमेंट था कि इसके बाद से जो शुरुआत हुई थी वो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसमें गांधी जी फ्रंट लीड पे काम कर रहे थे। और एक इंसिडेंट आपको यहाँ पर ये भी ऐड कर देता हूँ कि जो नाइटहुड की जो एक टाइटल होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, उन्होंने वो भी रिटर्न कर दी थी इस इंसिडेंट के बाद।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी इन वेस्ट बंगाल। वो थे CR दास। अक्सर एग्जाम में ऐसा भी नाम लिख के आ जाता है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। अगर इनमें से किसी एक का नाम मेंशन ना हो तो डेफिनेटली आपको एक के साथ जाना ही पड़ेगा, यानी कि CR दास ना हो तो मोतीलाल नेहरू, अगर मोतीलाल नेहरू ना मेंशन हो तो CR दास। तो कंफ्यूज नहीं होना। और मोतीलाल नेहरू जी आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो सिंपल सा आंसर है वो है दो भाई थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सो बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट था वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं था, लेकिन गांधी जी ने मास ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए इस खिलाफत मूवमेंट को जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था उसके साथ मर्ज भी करवा दिया था। बेसिकली ये ब्रिटेन एंड तुर्की के केसेस में इंडिया के अंदर एक तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ एक इनका भाइयों का एक बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय अनाउंस द वेक ऑफर टू डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1929। तो वो लॉर्ड इरविन थे। हालांकि लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी का ना हमेशा से एक एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है, जो कि आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में भी देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 था कि बाबा रामचंद्र असन्यासी was the leader of which was the following movement। तो वो थे, आप कह सकते हो, पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। अवध जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। तो यहां से जो था एक तरीके से ये इन्हें लेड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला मैसेकर टेक प्लेस। तो आप जानते हो पंजाब की एक जगह है अमृतसर, यहाँ पे हमें देखने को मिला था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट भी जो था वो 1919 में भी आया था। एक तरीके से एक्स्ट्रा पावर दे दी गई थी अंग्रेजों को। द रोलेक्ट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि सीधा शूट का ऑर्डर, तो जो अपने आप में बहुत खतरनाक चीज थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन विच ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिकेटिंग, यानी कि धरना प्रदर्शन कहलाता है, ठीक है। जैसा हमें इसी टाइम देखने को मिला था कि इंडिया ने हर एक चीज का बॉयकॉट किया था, चाहे वो स्कूल, दफ्तर या फिर एडवोकेट, इन सभी ने अपनी जगह को छोड़ दिया था, क्योंकि एक तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा था ब्रिटिश जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थी। आगे की एट द कांग्रेस सेशन एट डैश इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। तो वो कौन सा सेशन था? तो बेसिकली 1920 में हमें नागपुर सेशन देखने को मिला था, जिसमें नॉन कोऑपरेटिव प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। तो यहां पे है, आप देखोगे तो पीसेंट डिड नॉट डिमांड द एबोलिशन ऑफ बेगार। नहीं, वो तो डिमांड कर रहे थे, यहाँ पे नॉट आ गए, इस वजह से ये गलत हो जाती है। और बेगार का मतलब होता है कि काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो ये अपने आप में तो बहुत गलत चीज है। तो ऐसा वहां पे किसानों को हो रहा था, वो एबोलिश करना चाहते थे इस बेगार सिस्टम को, कि काम भी करवा लिया पैसे भी नहीं दे रहे, तो ये सही चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एज पर द डैश एक्ट। तो वो एक्ट जो था वो था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। हालांकि परमिशन पर भी उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी, इस चीज का भी जरा ध्यान रखना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। तो वो था 1928 में, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें सारी जो पावर थी एक तरीके से ब्रिटिश को ही दी जा रही थी। उनका रिप्रेजेंटेटिव सारे वही थे, इंडिया का कोई था ही नहीं, इसलिए स्लोगन भी बड़ा फेमस हुआ था, गो साइमन गो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन डैश। तो वो थी दिसंबर 1929। बेशक हम 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस इंडिया ने खुद दिसंबर 1929 में ही अनाउंस कर दी थी। यानी कि जो रूल होगा वो ब्रिटिश का नहीं होगा, हमारे पे जो रूल होगा वो हमारा खुद का होगा। तो ये 1921 में हमें देखने को मिला था। लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी रीच डांडी ऑन डैश 1930। तो डांडी एक जगह का नाम है जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलता है, यहाँ पे उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो अप्रैल 6 की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आएंगे। इसमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उसमें पूछे गए हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।